जय हिंद साथियों, मैं मनोज कुमार चौरसिया इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी इतिहास की बुक का कक्षा 6 की अध्याय 6 पढ़ेंगे। 1 से 8 तक अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से जा करके देख सकते हैं। शुरू करते हैं अध्याय 9, नए साम्राज्य और नए राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे पता चला कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा, कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग दिया गया है इसमें, क्या बताती हैं प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई है। समुद्रगुप्त के दरबार में गुप्त वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे समुद्रगुप्त। इनके दरबार में एक कवि थे, कवि और मंत्री दोनों ही थे। ये दोनों ही पद पर थे, हरिसेन। इन्होंने इलाहाबाद का जो पुराना नाम था प्रयाग, वहां पे प्रशस्ति में इन्होंने लिखा है समुद्रगुप्त की प्रशंसा के विषय में अभिलेख लिखा है। प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है, यानी प्रशस्ति एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि हम लोग पिछले अध्याय में गौतमी पुत्र व सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ चुके हैं। पहले भी प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन था, परंतु गुप्त काल में प्रशस्तियों का महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियां हम लोग देखते हैं। इसको इनके दरबारी कवि थे हरिसेन ने लिखा है। प्रयाग में अशोक स्तंभ पर लिखी हैं। इनके बारे में हम लोग आगे और पता करते हैं। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। हम लोग देखते हैं आगे की समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि का अर्थ यहाँ पे हरिसेन से है। हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में लिखा है। प्रशंसा में, प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में लिखा है, जिसे संस्कृत में प्रशस्ति कहा जाता है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। हरिसेन ने इस प्रशस्ति में राजा समुद्रगुप्त की एक योद्धा के रूप में, युद्धों को जीतने वाला राजा के रूप में, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भी प्रशंसा की है। इसमें समुद्रगुप्त को एक उत्कृष्ट कवि भी बताया गया है, विद्वान भी बताया है, और युद्धों को जीतने वाला राजा और एक योद्धा भी बताया है हरिसेन ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में, अपने प्रयाग प्रशस्ति में राजा गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर भी बताया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। ये आगे हम लोग देखते हैं। प्रशस्ति का एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ये हरिसेन ने अपनी प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है समुद्रगुप्त के लिए। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक थे समुद्रगुप्त, उनकी प्रशंसा में लिखा है कि जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अगर हम लोग अध्याय मानचित्र 7
को गौर से देखें। इसमें इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है मानचित्र 7 को देखने के लिए। वे देख लेते हैं हम। इसमें एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है, तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी दिखेंगे। यह मानचित्र एक प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हर्षेण जो समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध दरबार के कवि थे, इन्होंने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया है। हम लोग देख लेते हैं, मानचित्र देख लेते हैं। ये जो हरे रंग से दिया गया है इसको आर्यावर्त कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ ये देख लेते हैं हरे रंग से जो दिया गया है ये क्षेत्र, इसको आर्यावर्त कहते हैं। इसके अंतर्गत पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, कन्नौज और मथुरा क्षेत्र हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन शासकों का है। ये आर्यावर्त है और ये 9 शासकों का, 9 शासक, इसमें 9 शासक शासन करते थे। जो आर्यावर्त है, हरे रंग का चित्र दिखाया गया है, ये आर्यावर्त के उन शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा कर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये आर्यावर्त के 9 शासकों का है जो हरे रंग से दिखाया गया है। इसमें 9 शासक शासन करते थे और इनको समुद्रगुप्त ने हरा कर इनके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासकों का, दक्षिणापथ की बात करें तो ये लाल रंग से दिखाया गया है। यहाँ पे 12 शासक थे, इनमें से कुछ की राजधानियों को लाल रंग से दर्शाया गया है। दक्षिणापथ के 12 शासक आते थे। दक्षिणापथ के जो 12 शासक आते थे, इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। ये दक्षिणापथ का मार्ग है। दक्षिणापथ का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और इस रास्ते पर 12 शासक शासन करते थे। इन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया और इन लोगों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया, और समर्पण करने पर समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से पुनः शासन करने की अनुमति दे दी। इनमें से कुछ की राजधानियों को लाल रंग से, ये लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। यहाँ पे दक्षिणापथ में 12 शासक शासन करते थे, इनको समुद्रगुप्त ने हराया और इन्होंने समर्पण कर दिया समुद्रगुप्त के सामने, तो समुद्रगुप्त ने इन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दे दी। इसके बाद पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दिखाया गया है। इनमें असम बैंगनी रंग से ये जो दिखाया गया है, ये यहाँ पर हम देखते हैं पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम तटीय बंगाल, यह है तटीय बंगाल, और उत्तर पश्चिम के कई गणराज्य, उत्तर पश्चिम ये हैं, उत्तर पश्चिम के कई गणराज्य या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। ये पड़ोसी देश समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और समुद्रगुप्त की आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। ये पड़ोसी देश, जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, तटीय क्षेत्र, ये सारे राजा जितने हरे रंग से दिखाए गए हैं, यहाँ पे बात करें तो ये जितने भी इस कलर में दिखाए गए हैं, ये समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और समुद्रगुप्त के लिए उपहार भी लेकर आते थे। ये इतने राजा जितने पड़ोसी देश हैं इनके। बाह्य इलाकों की बात करें तो बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है, ये बाह्य इलाके देखिए, यहाँ पे बाह्य इलाके भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में बाह्य इलाके हैं, इन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है। संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। ये जिन्हें नीले रंग से दर्शाया गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी शामिल हैं। ये श्रीलंका को भी देखिए, नीले रंग से भी दिखाया गया है श्रीलंका यहाँ पे। इसमें श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की। ये जो नीले रंग से बाह्य शासक दिखाए गए हैं, शक और कुषाण संभवतः ये थे, और श्रीलंका के भी शासक थे।
इन्हें नीले रंग से जो दिखाया गया है, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी समुद्रगुप्त के साथ किया। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक मुद्रा दिया गया, सिक्का दिया गया है। सिक्के पर समुद्रगुप्त को बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बीड़ा बजाते हुए सिक्के पर मूर्ति किसकी है? तो समुद्रगुप्त की है। बीड़ा बजाने वाला राजा। समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इस सिक्के में उन्हें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये सिक्का दिया है, सिक्के का की फोटो दी गई हुई और समुद्रगुप्त में इसमें बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। ये सारी चीजें हमने मानचित्र के माध्यम से ही बता दिया है। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने राज साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया तथा समुद्रगुप्त ने फिर उन्हें शासन करने की अनुमति दे दी। इसको हम अभी अभी बता चुके हैं। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैगनी रंग का रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उससे किया। उससे किससे? अर्थात समुद्रगुप्त से। मानचित्र हम लोग देख ही चुके हैं। प्रमुख नगर की बात कर ले। मानचित्र में प्रमुख नगर तथा राज्य की थानेश्वर यहाँ पर है। मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र, नालंदा, प्रयाग, उज्जैन, भरूच, वल्लभी, सातवाहन, अजंता, ऐहोल, इधर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, पल्लव, कांचीपुरम। पल्लवों की राजधानी है कांचीपुरम। यहीं पे है पूर्वी तटीय में चोल, मदुरै है, पांड्य है, चेर है दक्षिण तटीय भाग में, महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार। पुहार एक पत्तन भी है, हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अंडमान निकोबार दिया गया है, यहाँ पे अंडमान निकोबार दिया गया है और इधर लक्षद्वीप। वंशावलियां पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं विक्रम संवत। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व, ईसा से 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय और उनके पिता का भी नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, जो गुप्त वंश के प्रथम शासक थे। इसी अध्याय में दिया गया, हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। वंशावलियां। अधिकांश प्रशस्तियां शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपिता, पितामह यानी कि परदाता, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। प्रशस्तियां में क्या बताती हैं? उनके वंशावलियों को बताती हैं। समुद्रगुप्त की मां कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था जो लिच्छवीगढ़ से थी और पिता समुद्रगुप्त के पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त और ये गुप्त वंश के प्रथम शासक थे, पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की।
समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, यानी इनके पिताजी ने भी महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की। उसी तरह से महाराजाधिराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने भी धारण की। उनके दादा और परदादा, समुद्रगुप्त के दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, और इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली। चंद्रगुप्त के पिता का नाम हम लोग देख चुके थे। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले ऐसे शासक थे जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किए। और फिर समुद्रगुप्त के पुत्र का भी नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत करके 58 ईसा पूर्व विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, जिसे अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे समुद्रगुप्त की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान किया था, उसमें अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में हम लोग आगे के अध्याय में जानकारियां हासिल करेंगे। हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में हम लोग देखते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से भी पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। अपने भारतीय उपमहाद्वीप में हर्षवर्धन एक ऐसे राजा थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाणभट्ट किस वंश से, किस राज्य से संबंधित है, किस दरबार में कवि थे? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे बाणभट्ट। और बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। हर्षचरित की रचना किसने की है और किस भाषा में है? तो हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने की है, और ये संस्कृत भाषा में लिखी है हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। हर्षचरित में हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए, यानी कि उसके वंश के बारे में बताते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। और चीनी यात्री हुएनसांग, जिनके बारे में हम लोग अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। हुएनसांग भी हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और काफी समय तक हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के दरबार में काफी समय तक रहे। और हुएनसांग ने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्षवर्धन अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु पर थानेश्वर के राजा बने। हर्षवर्धन अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेश्वर के राजा बने थे, थानेश्वर राज्य के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। हर्षवर्धन के बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला, यानी उन्हें किसको? हर्षवर्धन के बहनोई को, जो कन्नौज के शासक थे, बंगाल के शासक ने उनके बहनोई को मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया। कन्नौज के शासक थे हर्षवर्धन के बहनोई, उनके बहनोई को बंगाल के शासक ने जब मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। उन्होंने मगध तथा बंगाल पर आक्रमण करके जीतकर अपने राज्य में मिला लिया, और इससे उन्हें बहुत सफलता मिली, इतनी सफलता मिली कि कहीं और इतनी सफलता नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। हर्षवर्धन ने
जब नर्मदा नदी पार कर दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश, चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्होंने उन्हें रोक दिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। आगे देखते हैं हम लोग पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। दक्षिण भारत में दो महत्वपूर्ण राजवंश थे उस समय, पल्लव और चालुक्य। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, और कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लवों की राजधानी, पल्लवों का क्षेत्र जो था, उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा नदी, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में था, और चालुक्यों का राज्य क्षेत्र कृष्णा नदी से लेकर के तुंगभद्रा नदी के बीच में था, और चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। और यह ऐहोल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया। ऐहोल धीरे धीरे धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते। पल्लव राज्य और चालुक्य राज्य, ये दोनों एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों का निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर होते थे। ये दोनों क्या करते थे, एक दूसरे की राजधानियों पर निशाना बनाते थे, उस पर हमला करते थे जो समृद्ध शहर होते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके तरवारी का भी रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। और पुलकेशिन द्वितीय के तरवारी कवि थे रवि कीर्ति, और रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से हमें पता चलता है कि इसमें इन्होंने उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है। रवि कीर्ति ने अपनी प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय के 4 पीढ़ियों के बारे में बताया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों को अपने अभियान चलाए। रवि कीर्ति जो पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, उनके अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ होता है आनंद। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि कवि रवि कीर्ति का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया, पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पल्लवों की राजधानी होती थी उस समय कांचीपुरम। पल्लव राजा के ऊपर जब पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया, तो पल्लव राजा को कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों को विजय अल्पकालीन थी। पर यह विजय जो थी चालुक्यों की, ये अल्पकालीन थी। क्यों थी? लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। ये दोनों एक दूसरे की सीमाओं का, चालुक्य और पल्लव एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, राजधानियों पर हमला किया करते थे, और इस हमले से, इस युद्ध से, दोनों के टकराव से ये दोनों दुर्बल होते गए। इन लड़ाइयों से पल्लवों और चालुक्यों को अंततः, और इन दोनों राज्यों को, पल्लवों और चालुक्यों को अंततः जब ये दुर्बल होते गए, तो अंततः इन्हें राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में हम लोग अध्याय 7 में विस्तार से पढ़ेंगे। इन राज्यों का शासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राज्यों के लिए भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। पहले भी भूमिकर ही सबसे महत्वपूर्ण कर था, जिससे पर्याप्त मात्रा में राजाओं को शासन करने के लिए धन प्राप्त होता था। तो अब भी इसी तरह से भूमिकर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे।
राजाओं ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक में समर्थन जुटाने के लिए बहुत बदलाव किए थे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद थे जो आनुवंशिक बन गए, अर्थात अपने पिता का पद बेटे पा जाते थे। जैसे कि कभी हरिसेन थे, वो अपने पिता की तरह महादंडनायक तथा मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी मंत्री था। संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर गोष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। इन नीतियों की वजह से कुछ हद तक ये नीतियां तो प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे। इन नीतियों के कारण कुछ व्यक्ति समय के साथ साथ इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना हम लोग देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह सुसंगठित सेना रखते थे और उन सेनाओं में हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। और इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे और ये सेना नायक आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता देते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। सेना नायकों को क्या किया जाता, कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, लेकिन इनको कुछ भूमि दान दे दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे युद्ध करने के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। इन सेना नायकों को जिन्हें भूमि दिया जाता था उससे उस भूमि से ये कर वसूलते थे, इन्हें सामंत कहते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ये सामंत लोग अगर शासक दुर्बल हो जाता था या शासक ढंग से शासन नहीं कर पाता था, तो ये सामंत लोग क्या करते थे, दुर्बल शासकों का फायदा उठाकर स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहा जाता था। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा मिली हुई है। इनमें से एक ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस जमाने में आम लोगों की बात करें तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलिए इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। उस जमाने में आम लोगों की बात करें तो उस समय जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास अपने नाटक में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं और कालिदास के नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। कालिदास के नाटकों में दिखाया गया है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा
महिलाएं प्रकृति बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता, ये नाटक है, एक प्रसिद्ध नाटक है और ये कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। और इसमें क्या चीज बताया गया है, इसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, ये एक कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम में दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। इसका कुछ अंश यहाँ दिया गया है अभिज्ञान शकुंतलम का, हम लोग इसको देखते हैं। एक मछुआरे को अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। एक मछुआरा था, उसको एक कीमती अंगूठी मिली और इस अंगूठी को राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ये एक अंश दिया हुआ है अभिज्ञान शकुंतलम का, जिसमें बताया गया है राजा शकुंतला नाम की एक युवती को एक अंगूठी भेंट स्वरूप दिए थे और उस अंगूठी को एक मछली निकल गई और मछली से मछुआरे को अंगूठी मिली। और जब मछुआरा अंगूठी लेकर के राज दरबार में पहुंचा तो राज द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया, परंतु राजा उससे अंगूठी पा करके बहुत ही खुश हुए और उसको इनाम हुआ, पुरस्कार दिए। चीनी यात्री फासियन, यहाँ पे फासियन दिया गया है, हम लोग फायान पढ़ते हैं, चीनी यात्री था फायान। चीनी यात्री फायान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। चीनी यात्री फायान ने देखा कि कुछ अछूत लोगों को, ऊंचे और शक्तिशाली लोग इन्हें अछूत मानते हैं, इन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था, अछूत लोगों को शहर के बाहर रहना पड़ता था। और वे लिखते हैं, यानी फायान लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना था, यदि इन अछूत लोगों को शहर के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। ये अछूत लोग जो उस समय जिन्हें अछूत माना जाता था, यदि इन्हें शहर में या बाजार में आना होता था तो एक लकड़ी लेकर के उस लकड़ी पर लकड़ी से चोट करते थे और इस चोट की आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने या किसी प्रकार के संपर्क से बचते थे। यानी कि फायान ने लिखा है कि अगर अछूत लोगों को बाजार में या शहर में आना होता था तो ये दो लकड़ियां लेते थे और एक दूसरे से चोट करते रहते थे। इस आवाज को सुन करके लोग उनसे दूर हट जाया करते थे, जिससे वो उनके संपर्क में, इन अछूत लोगों के संपर्क में लोग ना आ सके। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बाणभट्ट ने एक बार देखा था कि राजा की सेना का निकली थी अभियान पर, तो उसका चित्रण किया है, जिसे हम लोग देखते हैं। राजा की सेना, राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। राजा जब निकलते थे तो बड़ी ही मात्रा में साजो सामान लेकर निकलते थे और इनमें, इन सामानों में हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने के सामान में बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी। ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर
लाद कर ले जाया करती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। राजा जब निकलते थे तो एक विशाल सेना लेकर के निकलते थे और अपने साथ साजो सामान के बहुत सारे सामान लेकर के एक साथ निकलते थे और उनके साथ हाथी सेना, पैदल सेना और घुड़सवार सेना भी रहती थी और उनके साथ साथ काफी सामान रहता था। और इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। और इस रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को और रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों को उनका सत्कार करना होता था। राजा की सेना का सत्कार करना पड़ता था रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों को। और वो गांव के लोग दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। गांव के लोग, जो रास्ते में गांव पड़ता था, वहां के लोग जानवरों को चारा भी देते थे, राजा के लिए उपहार भी लेते थे और उन्हें उनका सत्कार भी करते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे, गांव के लोग राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। गांव के लोग अपनी शिकायत और अनुरोध भी राजा के सामने रख सकते थे। पर ये सेनाएं अपने पीछे विशाल और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। ये इतनी विशाल सेना हुआ करती थी कि अपने साथ साथ ये जब चलती थी तो एक विध्वंस की कहानी, विनाश की कहानी छोड़ दिया करती थी। क्यों? क्योंकि अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे। ये इनकी विशाल सेना में हाथी हुआ करते थे जो गांव की झोपड़ियों को अक्सर ये कुचल डालते थे। और व्यापारियों के काफिले में जुटे बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। और व्यापारियों के जो काफिले से बैलगाड़ियों में जो बैल जुटे हुए थे, ये बैल इनकी चहलकदमी से और इनके माहौल को देख करके, इतनी आवाज और हाथी और घोड़े को देखकर, इतनी विशाल सेना को देख करके, इनकी चहलकदमी को देख करके वह बैल भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। जब राजा इतनी बड़ी विशाल सेना लेकर के चलते थे तो पूरी दुनिया धूल के गर्त से डूब जाती थी। कुछ सही गलत का निशान लगाने के लिए दिया गया है। हरिश्चंद्र ने गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशंसा की है। नहीं, हरिश्चंद्र ने इसकी प्रशंसा की है तो गुप्त के शासक, प्रसिद्ध गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है हरिश्चंद्र ने, तो ये गलत है। हरिश्चंद्र की ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है, नहीं समुद्रगुप्त की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी है, तो यहाँ पे ये गलत है। आर्यावर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, तो ये भी गलत है। आर्यावर्त के शासकों को जीतकर समुद्रगुप्त ने अपने राज्य में मिला लिया था, जबकि पड़ोसी राज्य जितने होते थे, पड़ोसी शासक जितने होते थे, ये लोग गुप्त शासक के लिए भेंट लाते थे, तो ये यहाँ पे गलत है। आर्यावर्त के शासक भेंट नहीं लाते थे, जबकि पड़ोसी शासक भेंट लाते थे। दक्षिणापथ में 12 शासक थे, तो हाँ ये सही है, दक्षिणापथ में 12 शासक थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था और इन्हें समुद्रगुप्त ने पुनः शासन करने की अनुमति दे दी थी। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै थे, तो नहीं, ये गलत है। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र क्या थे? 3 महत्वपूर्ण केंद्र थे, उज्जैन, प्रयाग और पाटलिपुत्र थे। ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, तो ऐहोल पल्लवों की राजधानी नहीं थी, ऐहोल चालुक्यों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, तो यह सही है। दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक, शताब्दियों तक काम करती रही। साथियों, ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखा है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।